नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं। इसका बेसिक पर्पस ये है कि क्लैट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्लैट एग्जामिनेशन या एलएलबी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखनी है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय नेम इज़ ऋषिकेश एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी योर एजुकेटर। तो ये पर्टिकुलरली सेशन आप ध्यान से देखिएगा, आपके पेरेंट्स के साथ भी इसको शेयर करिए आप, ताकि आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ जानकारी मिले। दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। दिस नंबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। सो इन केस इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस रिलेटेड टू सीईटी और क्लैट या फिर सेमिस्टर के जो कोचिंग होती है, तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्लैट एग्जामिनेशन है क्या, वो थोड़ा सा इन शॉर्ट समझ लेते हैं। बहुतों को क्लैट एग्जामिनेशन और सीईटी के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में एक क्लियर कट आइडिया नहीं होता है। तो आप देखिए कि एलएलबी या लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए दो अलग अलग एंट्री पॉइंट होते हैं। पहला जो एंट्री पॉइंट है वो कक्षा 12वीं के बाद आता है और दूसरा एंट्री पॉइंट ग्रेजुएशन के बाद आता है। ऐसे स्टूडेंट जिनका 12वीं कक्षा एग्जामिनेशन हो गया है, तो वो लोग 5 इयर्स के कोर्स के लिए जाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड कोर्स। और जनरली इसमें 2 डिग्रीज दी जाती है, BLS LLB या BBA LLB। और ऐसे स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो वो लोग 3 इयर्स के LLB के लिए जाते हैं, जिसके लिए लॉ CET एग्जामिनेशन लिखनी पड़ती है। यही सब डेटा एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आफ्टर 12th स्टैंडर्ड और आफ्टर ग्रेजुएशन राइट हैंड साइड में दिया गया है। तो 12वीं कक्षा के बाद जो कोर्स होता है वो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें 2 डिग्रीज मिलती है। और इसमें 3 अलग अलग टाइप के कॉलेजेस हैं। पहले टाइप के ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम लोग NLU कहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। और ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो केंद्र सरकार चलाती है। दूसरे ऐसे टाइप के कॉलेजेस जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। ऑब्वियसली वो किसी ना किसी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी को अफिलिएटेड रहेंगे, लेकिन उनकी मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर की होती है। अब जो पहले टाइप के कॉलेजेस है केंद्र सरकार वाले, उनको NLU कहा जाता है। और पूरे भारत में ऐसे 23 NLUs गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं अलग अलग सिटीज़ में, जिसमें से दिल्ली वाला जो NLU है वो लोग अपनी खुद की एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करता है, विच इज़ कॉल्ड एज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET। और बचे हुए जो 22 NLUs है, जिसमें बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, औरंगाबाद, गांधीनगर, जोधपुर, ऐसे अलग अलग सिटीज़ की जो NLUs हैं, उनके लिए एक कॉमन एग्जाम होती है विच इज़ कॉल्ड एज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको क्लैट कहते हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको आउट ऑफ स्टेट माइग्रेट नहीं करना है, या उनका क्लैट के लिए तैयारी करने के लिए उतना टाइम नहीं मिला है, क्लैट का स्कोर कम आया है, तो उनके लिए एक दूसरा बैकअप ऑप्शन ये होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की CET दें। फिलहाल कुछ ही स्टेट्स ये CET एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु या केरला। उसमें से महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट्स जो कि MH लॉ CET कंडक्ट करता है। तो ये एग्ज़ाम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉलेजेस और विद इन महाराष्ट्र जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो मुंबई, पुणे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को अफिलिएटेड है, उनके लिए उनके यहाँ पे एंट्री लेने के लिए ये CET एग्ज़ाम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। अब 3 इयर्स के जो स्टूडेंट है ग्रेजुएशन वाले, उनके सामने क्लैट का पर्याय नहीं होता है। मतलब वैसे देने के लिए तो वो लोग क्लैट और CET सब दे सकते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन में आपके 3 या 4 साल इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर से 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स लेने में कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि LLB की डिग्री जो आपको 3 साल में मिल सकती है, उसके लिए 5 साल देना वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो ये एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में चीज़ें दी हैं। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये विकीपीडिया का एक स्क्रीनशॉट है। बेसिकली ये जो NLUs है, दे आर रन बाय दे आर अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दे आर सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। तो ये स्कूल्स जो है दे आर रेगुलेटेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो लीगल एजुकेशन है उसके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का या BCI का रेगुलेशन होता है। तो ये जो NLUs है, इनका काफ़ी अच्छा दर्जा होता है। ये 5 सालों में वो बच्चों से बहुत अच्छा मेहनत करवाता है। एंड दीज पीपल बिकम इंडस्ट्री रेडी। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बड़े लॉ के जो फर्म्स है या MNCs हैं, तो वो पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी ये NLUs को दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर के या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉलेज से वो अच्छे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो काइंड ऑफ
एक करिकुलम रहेगा और जो मेहनत है, तो वहाँ पे वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं रहती है। अगर कोई स्टूडेंट है जो अपने आप में सिंसियर हो, तो चाहे एनएलयू हो या चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज हो या चाहे सरकारी कॉलेज, वो कहीं पे भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ये कुछ चीज़ें थी जानने लायक। आगे बढ़ता है। अब ये जो एनएलयूज़ है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो ये पूरी लिस्ट रैंकिंग वाइज नहीं है, ये एक रैंडम लिस्ट है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसका नाम पूरा दिखेगा, फिर उसके बाद उसका लोकेशन कहाँ पे है, कौन से राज्य में, कौन से सिटी में, उसकी जो एवरेज फीस है एक साल की वो कितनी है। अब रिमाइंड करना दोस्तों कि ये वाला डेटा थोड़ा सा पुराना है, एक आध साल का, तो शायद इस फीस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई रहेगी, कुछ मार्जिन है। तो बेसिकली ये आप एक बार क्रॉस कंफर्म कर लेना, लेकिन बाय एंड लार्ज यही फीस है। उसके बाद एलएलएम के एनुअल फीस और एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो कोई भी कॉलेज जो जितना पुराना है वो उतना अच्छा और टाइम टेस्टेड माना जाता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जिसको एनएलयू बैंगलोर भी कहा जाता है, तो उसकी फ़ीस तकरीबन 2,62,000 रुपये है हर साल की, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एनएलयूज़। अब देखिए दोस्तों, अगर पूरा हर एनएलयू के बारे में मैं पढ़ते जाऊंगा तो इट वुड बी अ यूजलेस एक्सरसाइज, क्योंकि ऑलरेडी डेटा सामने है आपके। तो आप इस वीडियो को आराम से पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ता है। टोटल यहाँ पे 23 एनएलयूज़ की लिस्ट दी गई है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि दिल्ली वाला जो एनएलयू रहेगा वो लोग अपनी खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, AILET। और बचे हुए जो 22 एनएलयूज़ हैं उनके लिए कॉमन एग्जाम होता है, विच इज़ कॉल्ड एज क्लैट। अब ये क्लैट 2023 एग्जामिनेशन को अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। सो ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने 2022 या उसके पहले 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम कंप्लीट की है, मतलब उन्होंने एग्ज़ाम लिखी और वो लोग पास हो गए, ये सभी स्टूडेंट इस क्लैट को अप्लाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इस एग्ज़ाम का नाम क्लैट 2023 है। तो 2023 में जिनका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने वाला है, मतलब फ़िलहाल जो लोग 12वीं कक्षा में है, और आने वाले फरवरी या मार्च में जो लोग 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम लिखेंगे, तो वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए एलिजिबल है। अब आप देखिए कि नॉर्मली क्लैट की एग्जामिनेशन जो होती है वो जून महीने में होती है, मई या जून में। इस साल में भी ये 19 जून 2022 को हुई थी, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो लोग इस एग्ज़ाम को प्रीपोन करेंगे। मतलब लॉजिकली स्पीकिंग 2023 में जो एनएलयूज़ है उसकी एंट्री के लिए एग्ज़ाम तो होना चाहिए था 2023 के मई या जून में, लेकिन सिनारियो ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में बिजी रहता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो या SCSE हो, और उनकी अलग अलग डेट्स आती है, तो ये क्लैट का एग्ज़ाम बहुत डिले हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ये भी सोचा रहेगा कि बोर्ड्स का जो एक प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल दबाव होता है, तो बोर्ड्स के बाद फिर से क्लैट लेने के बजाय अगर हम लोग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते तो क्यों ना ये एग्जामिनेशन प्रीपोन कर लें। तो दैट इज़ द रीज़न कि इस एग्जामिनेशन को उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 18 दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद आपकी बोर्ड्स की एग्ज़ाम रहेंगी, और उसके बाद आप रिलेटिवली फ्री रहोगे। तो ऐसे दोनों टाइप्स के स्टूडेंट इसको एलिजिबल है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। इसको अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है consortiumofnlus.ac.in। आप इसको गूगल करेंगे तो फिर भी आपको ये मिल जाएगा। तो लॉगिन पेज के लिए आपको /clad-2023/ ये टाइप करना है, या फिर आप स्ट्रेट अवे गूगल पे जाइए और वहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप साइड में आपको ये वहाँ पे एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना और ये वाली लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों कई बार ये होता है कि क्लैट की जो लिंक है आप क्लैट डाल दोगे तो गूगल में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स खुलते हैं जो अनऑफिशियल है, या कोई प्राइवेट के वेबसाइट्स है जो कि क्लैट के बारे में सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये एक्चुअली वेबसाइट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किया है, ताकि आपको ये दिखे कि कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो क्लैट की वेबसाइट खोलोगे तो कुछ इस तरीके से आपको उसका चेहरा दिखेगा, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आगे बढ़ता है। अब इसका जो लॉगिन पेज है, वहाँ पे लॉगिन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले सबसे नीचे आप देखिए रजिस्टर करके एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आपने इसके पहले अगर क्लैट इस 2023 वाले क्लैट को अप्लाई नहीं किया तो यू हैव टू प्रेस ऑन रजिस्टर। वहाँ पे आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेम, जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ बेसिक चीज़ें पूछेंगे। फिर OTP आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे आएगा। ये मोबाइल फ़ोन वही डालना जो आपके पास हमेशा रहता है, और प्रेफरेबली ये आपका खुद का मोबाइल फ़ोन डालिएगा।
कई बार क्या होता है कि हम हमारे सिबलिंग्स का या पेरेंट्स का फ़ोन डालते हैं नंबर, और वहाँ पे एक्चुअली जब भी लॉगिन करना है या हॉल टिकट डाउनलोड करना है, तभी अगर वो व्यक्ति किसी काम में बिजी हो या घर के बाहर हो, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू शुड पुट योर ओन नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद ओटीपी आपने डालने के बाद फिर आपको पासवर्ड सेट करना है, और ये पूरी प्रोसेस होने के बाद फिर आप फिर से इस पेज पे आओगे। वहाँ पे मोबाइल नंबर आपका डालिए विच इज़ नथिंग बट योर लॉगिन आईडी, एंड पासवर्ड आप डाल दीजिए, तो आप लॉगिन हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी टाइमलाइन क्या है। तो आप देखिए कि इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने की जो पहली तारीख है वो शुरू हुई थी 8 अगस्त 2022 को, और इसकी लास्ट डेट है 13 नवंबर 2022 को। अगर आप ठीक से इसको देखोगे तो तकरीबन उन्होंने 95 डेज़ का टाइम दिया है इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। बट फिर भी द सूनर यू अप्लाई द बेटर इट इज़। रीज़न ये है कि जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना आपके रेसिडेंस के आजू बाजू में आपको इसका सेंटर मिलेगा। और यहाँ पे सेंटर के लिए जनरली वो लोग आपको 3 चॉइसेस देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई आई स्टे इन मुंबई, तो यहाँ पे मुंबई, नवी मुंबई एंड थाने, ये 3 ऑप्शंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे इट इज़ एडवाइजेबल। और एप्लीकेशन फॉर्म में आप बहुत ठीक से उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की है या डेट ऑफ बर्थ गलत डाली है, तो आपने फ़ीस पेमेंट करने के बाद वो फिर से चेंज होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, एडिट ऑप्शंस कभी कभी वो लोग खोलते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आपने पहले ही स्ट्रोक में सब डिटेल्स आप ठीक से डालिए। बाकी जो टाइमलाइन है वो कंपैरेटिवली कम रिलेवेंट है। इसमें आप देखिए कि फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन टेस्ट, उसके बाद सेकंड सैम्पल क्वेश्चन सेट, ये चीज़ें भी उन्होंने डाली है। तो ये सैम्पल क्वेश्चन सेट इसके लिए होता है कि ताकि उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सको। इसके बाद उन्होंने एक नई चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस की है, फर्स्ट ओपन कैंपस विजिट डे। तो शायद ऐसा हो सकता है, इसके पहले तो ऐसा कभी ये वाला ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया था। तो ये बस मेरा अनुमान है, शायद ऐसा हो सकता है कि जितने भी एनएलयूज़ है, तो अगर आपको उस एनएलयू में जाके वहाँ का इंफ्रा देखना है कि वो कैसा है, किस तरीके से होता है वहाँ पे पढ़ाई, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो आप आपके नियरेस्ट 1-2 एनएलयूज़ में एंट्री कर सकते हैं इस स्पेसिफिक डे पे। ऐसा कुछ हो सकता है, बट इसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमें रुकना पड़ेगा। तो दिस इज़ दी एंटायर टाइमलाइन। आप इसको आराम से देखिएगा, इसको नोट डाउन करिए, या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और एग्ज़ाम की आपकी जो डेट है वो 18 दिसंबर 2022 है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो 10-15 दिन पहले रिलीज़ होता है नॉर्मली, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम अप्लाई करने की डेट ख़त्म हो जाएगी 13 नवंबर, तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया है। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो लोग स्कूल्स, कॉलेजेस इसकी बुकिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली इमीडिएटली तो हॉल टिकट आपको नहीं मिलेगा, अभी एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मिल जाएगा। अब क्लैट एप्लीकेशन फ़ीस ये 4000 रुपीज़ है फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी, एंड फॉर SC ST और बिलो पॉवर्टी लाइन दिस इज़ 3500। तो फीस इसकी थोड़ी सी हायर स्केल पे है। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप क्लैट का फॉर्म ठीक से ढंग से भरिएगा, क्योंकि इसमें अगर गलती हुई और एडिट का ऑप्शन इन द फ्यूचर ना मिले, तो फिर से आपको री अप्लाई करना पड़ेगा, बट अगेन आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्लैट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो ऑफिशियली गूगल पे ये बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, ये चीज़ें पूछी जाती है। बट एट द सेम टाइम I myself appear for CLAT exam every year, including this year. So, इस साल का ये क्वेश्चन पेपर है क्लैट का, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स उन्होंने दिए हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 घंटे का रहेगा, फिर ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एग्जामिनेशन होता है ऑफलाइन मोड में। मतलब क्या कि इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बट वो लोग क्वेश्चन पेपर ये पेन और पेपर मोड पे देंगे। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए क्लैट की जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे, ऑल ओवर इंडिया एट द सेम टाइम, सेम मोमेंट वो कंडक्ट होती है। अब भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, और यहाँ पे देर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ टेरेन एंड सरकमस्टांसेस। ऐसा हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में इसका कोई सेंटर है, और वहाँ पे उसी दिन क्लैट एग्ज़ाम जब भी हो रहा है, तभी उसी दिन मान के चलिए किसी रीज़न से बिजली सप्लाई फेल होता है, पावर सप्लाई, या बिहार में कोई सेंटर है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर यदि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन लेते तो वहाँ पे उन बच्चों के साथ इनजस्टिस होता। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये तय किया कि हम लोग इस एग्ज़ाम को पेन और पेपर मोड पे लेंगे, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लाइट, और विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन ऑल्सो। आप देखिए कि भारत ये बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टली स्पीकिंग भी बहुत फैला हुआ देश है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो इसमें एक्चुअली जो टाइम जोन का डिफरेंस है वो 1.5 घंटे का है। मतलब वैसे तो 6 बजे गुजरात में भी 6 ही बज रहे हैं मॉर्निंग के, और अरुणाचल प्रदेश में भी 6 ही बज रहे हैं।
लेकिन जो सन राइज होता है वो बहुत जल्दी होगा ईस्टर्न साइड में 5 बजे वगैरह, और जो सन सेट होगा वो भी जल्दी होगा, और वही गुजरात में 1.5 घंटे के बाद होगा लगभग। तो ये टाइम डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि अगर बहुत मॉर्निंग में एग्ज़ाम रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने टाइम ऐसा चूज़ किया है जो ऑल ओवर इंडिया में सबके लिए कॉमन रहे। तो नॉर्मली एग्ज़ाम 2 बजे होती है, ठीक है। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। अब एक्चुअली क्वेश्चंस कुछ इस किस्म से आए थे, तो यही पैटर्न लगभग कंटिन्यू हो सकता है। 2022 में इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस टोटल 30 पूछे थे। फिर करंट अफेयर्स के ऊपर तकरीबन 35 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग के ऊपर तकरीबन 40 क्वेश्चंस, फिर लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर तकरीबन 30 क्वेश्चंस, एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर तकरीबन 15 क्वेश्चंस। आप इसको देख लेना ठीक से। तो ये टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब प्लीज़ रिमेंबर, क्लैट एग्जामिनेशन ये पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो दे विल गिव यू अ पैराग्राफ, वो पैराग्राफ किसी बुक से, किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से आ सकता है, और वो वहीं का वहीं पढ़ के आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी प्रैक्टिस कितनी है वो मैटर करती है। आपका इंग्लिश का स्पीड अच्छा होना चाहिए पढ़ने का, और क्योंकि ये रोट लर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपने कुछ घर से याद करके लाया और यहाँ यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन पेपर है, आपको इमीडिएटली वो पढ़ना है और उसी के ऊपर के क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ये इस किस्म का एग्जाम होता है। सीईटी ऐसा नहीं होता है, सीईटी में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। तो ये क्वांट का एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, इसमें भी कोर मैथमेटिक्स कम है। बेसिकली ये डेटा इंटरप्रिटेशन किस्म का मैथ्स है। तो ये कुछ टॉपिक्स इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें और भी है, ऑब्वियसली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये 42 पेजेस का है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अपलोड द एंटायर क्वेश्चन पेपर, बट इससे आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला तो चीज़ ये है कि क्लैट, जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्जाम, देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो रैदर देन रोड लर्निंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड देन यू कैन प्रोड्यूस द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। दूसरा कि योर इंग्लिश स्पीड, इंग्लिश रीडिंग स्पीड शुड बी गुड, इट डज मैटर हियर। क्योंकि आप देखिए कि बाकी सीईटी की वगैरह एग्जाम्स जो है वो ड्यूअल लैंग्वेज में आती है, ओके। जैसे महाराष्ट्र की एग्ज़ाम ये इंग्लिश और मराठी दोनों में आएगी, लेकिन आपकी क्लैट एग्जामिनेशन ये सिर्फ इंग्लिश में आती है, और प्लस 42 पेजेस आपको पढ़ने हैं, उसका आंसर करना है 2 घंटों में। तो आपका इंग्लिश रीडिंग स्पीड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में प्रैक्टिस यही इम्पॉर्टेंट की है। तो हम लोग जो ट्रेनिंग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। विद इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 7 to 8 months वी टेक अराउंड मोर देन 125 प्रैक्टिस टेस्ट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। एक और चीज़ ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में सेमी श्योर है या श्योर नहीं हो, तो फिर आपने ध्यान से उसके साथ खेलना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से 4 गलत चले गए, तो 4 इंटू 0.25 माइनस इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो +1 -1 आपका 0 स्कोर हो जाएगा। तो अटेम्प्ट आपका कॉशियस होना चाहिए, इसमें आप रिस्क ज़रूर लीजिए, बट वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। इसमें आप देखिए कि एक और चीज़ ये होता है कि इसमें कंपटीशन की मात्रा बहुत होती है, 60-70 हज़ार लोग बैठते हैं, तो अननेसेसरी बहुत सारे स्टूडेंट इसको डर जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको लगता है कि इतनी कंपटीशन है और सीट्स बहुत कम है। बट आप देखिए कि इन रियलिटी जो सभी लोग जो इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग ये बस फॉर द सेक ऑफ राइटिंग एग्ज़ाम वो लिख रहे हैं। उनके मम्मी डैडी कोई बहुत बड़े लॉयर है, या लॉ इस फील्ड से उनका संबंध आता है, तो उन्होंने बोला है बच्चे को कि आप लिखिए परीक्षा को, तो लोग देते हैं, बट उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। जैसे होता है ना कि कोई मैराथन है, तो उसके लिए ज़्यादातर लोग सेल्फी के लिए और अपना फ़ोटोज़ के लिए ही भागते हैं। जो एक्चुअली रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो बहुत कम रहता है। तो सिमिलरली ये भी इस तरीके का ही मैराथन है, जहाँ पे एक्चुअली जो सिंसियर स्टूडेंट है उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम रहती है। तो इवन दो इट इज़ कॉम्पिटिटिव, बट यू कैन क्रैक इट, ओके। अब जो 2023 में जो एंट्री है एनएलयूज़ में, ये क्लैट 2023 में जो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उनकी, मतलब उनका एंट्री होगा। बट ये एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। माफ़ करना, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया है। ये एग्ज़ाम का डेट जो है वो 18 दिसंबर 2022 होना चाहिए, ठीक है। सो देयर मे बी मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी अप्लाइंग फॉर 18 दिसंबर 2022 एग्ज़ाम। रीज़न ये है कि आप देखना कि इसमें ऐसे स्टूडेंट जो फ़िलहाल कक्षा 12वीं में है, वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट जिनका 12वीं हो गया है और जिनको 19 जून 2022 में जो क्लैट हुई थी, उनका स्कोर अच्छा नहीं आया, उनको एनएलयू में एंट्री नहीं मिला, तो ऐसे भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
तो वो उनकी भी कंपटीशन थोड़ी सी इसमें रहेगी, ठीक है। सो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी अप्लाइंग फॉर 18 दिसंबर 2022 वाला क्लैट एग्जाम। ओके, द सूनर यू अप्लाई द बेटर आर द चांसेस दैट यू विल गेट द सेंटर विद इन योर विसिनिटी, विद इन योर सिटी। तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने कवर की है। एग्जाम ये गवर्नमेंट अलॉटेड सेंटर पे होता है, पेन पेपर मोड पे, ये भी मैंने बताया है। तो कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए इसके बारे में तो आप हमारा जो वेबसाइट है उसको आप रेफ़र करिएगा, rightdirectionacademy.com। वी हैव अवर ब्रांचेस इन थाने एंड दादर इन मुंबई। I request you to please like the video if you have understood it properly and subscribe to our channel। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं हमारे कोचिंग सेंटर के, तो अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करिए, रैदर देन कॉलिंग आप व्हाट्सएप करिए तो आपको रिप्लाई मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।